हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अर्बन मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटीज, भारतीय नगरों की आकारिकी के बारे में। अर्बन मॉर्फोलॉजी के बारे में कुछ वीडियो पहले भी अपलोड किए गए हैं, उनको भी आप अवश्य देखें, क्योंकि सभी वीडियो देखने के बाद आपको अर्बन मॉर्फोलॉजी टॉपिक है वो सही से समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, भारत के सभी नगरों की सामान्य आकारिकीय विशेषताओं के बारे में अध्ययन नहीं मिलते हैं। यानी कि अगर हम भारतीय नगरों की आकारिकी के अध्ययन के बारे में अध्ययन करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत के जितने भी छोटे बड़े नगर हैं, लगभग उन सब के बारे में जो है मॉर्फोलॉजी के जो स्टडी है, मॉर्फोलॉजी का तो अध्ययन है वो नहीं मिलता है। कुछ ही नगर हैं जिनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में जो स्टडी है वो अपने को मिलती है। फिर भी भारतीय नगरों की आकारिकी के बारे में सामान्यीकरण करने के कुछ प्रमुख प्रयास सराहनीय हैं, जिनमें स्पेट, ब्रश और स्मेल्स के द्वारा किए गए प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी कि इस दिशा में स्पेट, ब्रश और स्मेल्स ने भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिसमें भारतीय नगरों की आकारिकी के बारे में हम कुछ अध्ययन कुछ समझ सकते हैं। भारतीय नगरों की आकारिकी के विषय में कुसुमलता तनेजा का कार्य भी विशेष उल्लेखनीय है। कि जो भारतीय ज्योग्राफर है कुसुमलता तनेजा, उन्होंने भी भारतीय नगरों की आकारिकी के विषय में अध्ययन किए हैं। भारतीय शहरों की आकारिकी विशेषतः उनके आंतरिक जनसंख्या प्रतिरूपों पर ब्रश महोदय के द्वारा किए गए कार्य भी सराहनीय रहे। कि जो आंतरिक आकारिकी है उसके बारे में जो ब्रश महोदय हैं उन्होंने भी बहुत सारे कार्य है वो किए हैं। भारतीय नगरों की आकारिकी विशेषताएं उनकी दीर्घकालीन संस्कृति एवं इतिहास के भिन्न भिन्न युगों की विशेषताओं की मिश्रित अभिव्यक्तियां। कि जो अगर हम भारतीय नगरों की आकारिकी के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो नगर है उनका जो लंबा इतिहास है, उनकी जो कल्चरल वैल्यूज है, अलग अलग युगों में वो कई युगों से गुजरे हैं, उनका अध्ययन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के आधुनिक और यूरोपीय किस्म के बंदरगाह नगरों जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़ और जमशेदपुर जैसे आधुनिक नियोजित नगरों को छोड़कर यहाँ के शेष लगभग सभी बड़े नगर जो है उन्होंने बहुत सारे कई युगों का इतिहास जो है देखा है। या ऐसे कह सकते हैं कि जो दूसरे नगर हैं, जो पुराने नगर हैं, जो ऐतिहासिक नगर हैं, उन्होंने बहुत लंबा एक इतिहास जो है वो देखा है। एक लंबे इतिहास से वो गुजरे हैं, जिनमें बहुत सारे परिवर्तन है वो भी देखने को मिलते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि जो मुंबई और कोलकाता है, जो मेट्रो सिटीज हैं, उनका जो व्यू है, लेआउट है, वो किस प्रकार का हमें दिखलाई देता है। और इसी प्रकार से जो चेन्नई है, चंडीगढ़ है, उसका भी सिटी का जो लेआउट है हम देख सकते हैं कि किस प्रकार का हमें जो लेआउट है वो दिखलाई देता है। यहाँ हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ इधर चेन्नई का देखिए और इधर चंडीगढ़ का देखिए। चंडीगढ़ में एकदम से स्पष्ट जो है ग्रिड पैटर्न अपने को दिखलाई देता है, जबकि यहाँ चेन्नई में हालांकि पैटर्न तो ग्रिड हम नहीं कह सकते, लेकिन दोनों में एक पर्याप्त अंतर जो है वो देखने को मिलता है। अतः आकारिकी की दृष्टि से भारतीय नगरों को दो वर्गों में हम रख सकते हैं। ऐसे नगर जो यूरोप के नगरों की विशेषताएं पूर्णतया सुधरे हुए रूपों में रखते हैं। कि कुछ ऐसे नगर भी हैं जिनमें कुछ विशेषताएं हैं, नगरीय विकास की जो विशेषताएं हैं या नगरीय विकास की जो नियोजन की जो प्लानिंग है वो यूरोप के नगरों से मिलती जुलती वो नगर जो भारतीय नगर रखते हैं। भारत में प्रथम वर्ग के नगरों की संख्या अत्यंत सीमित है। जो प्रथम वर्ग के नगर है, बहुत बड़े जो नगर है, उनकी संख्या बहुत ही भारत में कम है। ऐसे नगर आधुनिक युग के वे नगर हैं जिन्हें या तो यूरोपीय लोगों ने बंदरगाहों या यूरोपीय उपनिवेशों के रूप में विकसित किया या जिन्हें पूर्णतः
नियोजित या नए ढंग से विकसित किया गया था। यानी इसके अंतर्गत ऐसे बंदरगाह नगर आते हैं जिनको यूरोपीय लोगों ने विकसित किया था, या ऐसे नगर जिनको उपनिवेश के रूप में यूरोपियन लोगों ने विकसित किया था। भारतीय नगरों को सामान्य आकारिकी का प्रतिनिधित्व अधिकांशतः दूसरे वर्ग के नगर करते हैं, क्योंकि इनकी संख्या जो है काफी अधिक। यानी कि भारतीय नगरों में जो प्रथम वर्ग के नगर हैं, पहले ही बताया था कम है, लेकिन जो दूसरे वर्ग के नगर हैं उनकी संख्या जो है वो काफी अधिक है। भारतीय नगरों की सामान्य आकारिकी विशेषताएं प्रमुखतः निम्न प्रकार से हैं कि जो भारत के जो नगर हैं उनकी जो विशेषताएं हैं उनको हम निम्न प्रकार से साधारण तौर पे हम देख सकते हैं। पहली विशेषता है नगर का एक केंद्रीय भाग होता है जहां जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। व्यापार या व्यवसाय के सभी सघन केंद्र यही होते हैं। ये ही नगर के प्राचीनतम भाग होते हैं। यानी कि भारतीय नगरों की सबसे पहली विशेषता होती है कि नगर के केंद्रीय भाग में जनसंख्या का घनत्व है, डेंसिटी बहुत अधिक होती है, और साथ में ही जो व्यापार है या बिजनेस है उसका भी जमाव जो है वो लगभग इन्हीं केंद्रीय भागों में होता है, और ये ही नगर के प्राचीनतम भाग जो है वो होते हैं। नगर के केंद्र के चारों ओर आधुनिक ढंग से मकान, दुकान और सड़कें आदि होती है। नगर का जो केंद्रीय भाग है उसके चारों ओर जो है वो मकान, दुकानें और सड़कें जो देखने को मिलती है। नगर के सीमांत क्षेत्र में, यानी कि नगर का जो बाहरी क्षेत्र है, सीमा का क्षेत्र जो लगा हुआ क्षेत्र है, वहां पर नई नई कॉलोनी दूर दूर पर स्थित मिलती है। इन्हीं सीमांत क्षेत्रों में स्लम बस्तियां भी देखने को मिलती है। यानी कि यहीं पर जो स्लम बस्तियां हैं वो भी देखने को मिलती है। नई कॉलोनी में आधुनिक कला के मकान भी मिलती है। यानी कि जो नई बाहर की ओर, सिटी के बाहर की ओर जो नया अर्बन डेवलपमेंट होता है, नई कॉलोनीज विकसित होती है, उसमें मॉडर्न जो कॉलोनीज है, मॉडर्न जो हाउसिंग पैटर्न है वो भी उसमें देखने को स्पष्ट रूप से मिलता है। अगली विशेषता है भारत के अधिकांश नगर आधुनिक प्लान पर आधारित नहीं, यानी कि ज्यादातर जो भारत के नगर है वो मॉडर्न प्लान पर आधारित नहीं है। जैसे जैसे नगरों का विकास होता गया वैसे वैसे नगर का जो फैलाव है नगर के बाहर की ओर अपने आप ही होता गया। उसके बारे में कोई एक निश्चित पैटर्न या प्लान जो है वो नहीं फॉलो किया गया। भारत के नगरों में पूर्वी और पाश्चात्य भवन निर्माण कला का सम्मिश्रण दिखलाई पड़ता है। यानी कि भारत के जो बहुत सारे जो नगर हैं मॉडर्न, उनमें जो पाश्चात्य जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें जो बिल्डिंग निर्माण की जो कला है उसका भी एक सम्मिश्रण, जो पूर्वी कला का सम्मिश्रण जो है वो भी दिखलाई देता है। इसके साथ ही भारत के नगरों की सड़कें सिर्फ कुछ बड़े एवं विकसित नगरों को छोड़कर खराब दशा में, यानी कि जो अगर बड़े नगरों को छोड़ दें या कुछ अच्छे या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के नगरों को छोड़ दें, बाकी नगरों में जो रोड्स है उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलती है। महानगरों में लोगों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। उनकी आय की अपेक्षा मकान के किराए तथा मूल्य बहुत अधिक होते हैं। यानी कि जो बड़ी मेट्रो सिटी है वहां पर लोगों को रहने के लिए जो है पर्याप्त जगह, पर्याप्त स्पेस, पर्याप्त जो मकान है वो नहीं मिल पाते हैं, बल्कि जो लैंड की वैल्यू है, बिल्डिंग की वैल्यू इतनी होती है कि उनका किराया भी बहुत ज्यादा अधिक होता है। अधिकांश नगरों में उद्योग एवं रिहायशी क्षेत्र मिले जुले दिखाई देते हैं। ये भी एक खास बात है छोटे और मीडियम स्तर के नगरों में कि औद्योगिक जो क्षेत्र है और जो रिहायशी क्षेत्र है, आबादी वाला क्षेत्र, ये लगभग एक साथ मिले हुए दिखाई देते हैं। अगली विशेषता है अधिकांश नगरों में घरेलू प्रतिरूप देखने को मिलता है। घरेलू प्रतिरूप से मतलब है यहाँ पर लोकल पैटर्न देखने को मिलता है। कोई एक वेल प्लान जो है सिस्टम उसमें देखने को नहीं मिलता है। इसमें नियोजन का स्पष्ट अभाव देखने को मिलता है। जैसे संकरी एवं टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं, इनकी प्रमुख विशेषता होती है। इनकी अधिकांश नगरों में छोटी छोटी संकरी गलियां होती है, टेढ़ी मेढ़ी रोड्स होती हैं, और कोई एक पैटर्न जो है प्लानिंग का उसमें अभाव देखने को मिलता है। लगभग सभी छोटे एवं बड़े नगरों के केंद्रीय भाग में जनसंख्या का घनत्व जो है वो अधिक देखने को मिलता है। यानी कि ये एक खास बात है इंडियन सिटीज का कि चाहे नगर छोटा हो या बड़ा हो, नगर का जो सेंट्रल पार्ट है, केंद्रीय भाग है, वहां पर
पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, जनसंख्या जो घनत्व है, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण सामान्य बात है, यानी कि जो गवर्नमेंट की लैंड है या जो सार्वजनिक भूमि है उस पर एनक्रोचमेंट या अतिक्रमण या एक कॉमन बात है। बाजार में लगभग सभी नगरों में यह देखा जा सकता है, यानी कि आप मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में जितनी उसकी दुकान की साइज नहीं है उससे ज्यादा वो जो क्षेत्र है वो बाहर अपना सामान रखे उसको वो रोक लेता है, और उसकी वजह से दिन के समय में जो है ट्रैफिक की समस्या भी वहां पर उत्पन्न हो जाती है। तो ये एक कॉमन बात इंडियन सिटीज में देखने को मिलती है। इसके अलावा कृषि भूमि एवं सार्वजनिक भूमि पर अनियोजित बस्तियां भी आसानी से विकसित हुई। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर लैंड है या जो सार्वजनिक भूमि है, यहाँ पर भी अनप्लान्ड जो कॉलोनीज है वो भी बहुत ज्यादा उनका निर्माण जो है वो यहाँ पर किया जाता है। छोटे एवं बड़े शहरों में यातायात के साधनों का जमाव पार्किंग के अभाव में बहुत ही अव्यवस्थित नजर आता है, यानी कि आप यहाँ पर किसी भी छोटे या बड़े कस्बे में चले जाए, वहां पर क्या है, रोड की जो चौड़ाई है वो तो कम है, लेकिन रोड पे जो व्हीकल्स है, आवागमन के साधन है, जिसमें 2 व्हीलर भी हो सकते हैं, 4 व्हीलर भी हो सकते हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पार्किंग की समस्या वहां हमेशा बनी रहती है। उसकी वजह से जो रोड के अंदर की जो मुख्य बाजार है या जो मुख्य सड़कें हैं वो अव्यवस्थित सी नजर आती है। नेक्स्ट विशेषता है, लगभग अधिकांश नगरों में जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि वाला होने के कारण सोच एवं व्यवहार रखता है, यानी कि ये बात भी देखने को मिलती है कि अधिकांश नगरों में ज्यादातर जो जनसंख्या जो रहती है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली होती है, जिसकी वजह से वहां उसमें जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो सोच है या उनका जो व्यवहार है वो भी उसी प्रकार का होता है। नगर के बाहरी नई बस्ती में यह विशेषता ज्यादा देखने को मिलती है, यानी कि नगर के बाहर जो नई कॉलोनीज जो विकसित होती है उनमें ये विशेषता ज्यादा देखने को मिलती है। जॉन ब्रुन्स, OH के स्पेट तथा स्मेल्स ने भारतीय नगरों के अध्ययन के आधार पर बताया कि नगरों का प्रारंभिक विकास केंद्रोन्मुखी शक्ति का ही परिणाम होती है, यानी कि चाहे ब्रुन्स हो, चाहे स्पेट हो, स्मेल्स हो, इन्होंने ये बताया कि नगरों का जो स्टार्टिंग का जो प्रारंभिक विकास है वो केंद्रोन्मुखी का मतलब केंद्र की ओर अट्रैक्शन, केंद्र की ओर लोगों का आना जो है उसकी वजह से ही उनका जो विकास है वो हुआ है। यहां पर मकानों का अनियमित आकार, मकानों की ऊंचाई की दृष्टि से अनियमितता, संकरित एवं टेढ़ी मेढ़ी गलियां मुख्य विशेषता भी देखी जाती है, कि यहाँ पर मकान का कोई साइज फिक्स नहीं है, ना तो वो लंबाई चौड़ाई के हिसाब से और ना ही ऊंचाई के हिसाब से, और साथ में ही जो गलियां हैं, जो रोड्स है, उनका भी कोई चौड़ाई फिक्स नहीं है। कहीं पर आपको वो 10 फीट देखने को मिल सकती है, कहीं पर 30 फीट देखने को मिल सकती है, कहीं पर वो 50 फीट देखने को मिल सकती है। और साथ में खास बात क्या है कि जो गलियां हैं, जो रोड्स है, वो एकदम से टेढ़ी मेढ़ी है। तो ये भी यहाँ की एक नगरों की प्रमुख विशेषता देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि जो राजस्थान में जो जयपुर है, जो राजस्थान राज्य की राजधानी है, जयपुर महानगर है, उसका हम अध्ययन एक एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा भी आपको अगर दूसरे जो महानगर है भारत के, उनकी स्टडी करनी है तो आप बुक में से उनकी स्टडी कर सकते हैं इसी पैटर्न पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जयपुर महानगर की आकारी की। जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है। यह अंतरराष्ट्रीय महत्व का प्रमुख पर्यटन नगर है, यानी कि एक टूरिस्ट सिटी है, और ये राजस्थान राज्य की राजधानी भी है। और वर्ष 2011 के अनुसार जो इसकी जनसंख्या है वो लगभग 23.5 लाख, यानी कि लगभग 30.5 लाख यहाँ की जनसंख्या है। वर्तमान में इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 485 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। ये जो आंकड़े हैं ये 2011 के हैं, और अब 2021 तक ये संख्या जो है जनसंख्या के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बसाव स्थलीय साइट जयपुर अरावली पहाड़ी के नीचे समतल मैदानी भाग में बसा हुआ है। जयपुर के उत्तरी पूर्वी भाग में अरावली की पहाड़ियों का विस्तार है, जिसकी वजह से क्या है,
उत्तरी पूर्वी भाग में जो आबादी का विस्तार जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां पर अरावली की पहाड़ियां पहले से ही विद्यमान है। इस नगर की स्थापना से पूर्व जयपुर रियासत की राजधानी आमेर इस पहाड़ी पर स्थित थी, जो कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान उस समय माना जाता है। कि यहाँ जयपुर के बसने से पहले जो जयपुर रियासत थी उसकी राजधानी आमेर कस्बा था, जो कि इन पहाड़ियों पर बसा हुआ था। बसाव स्थिति या सिचुएशन, जयपुर जिला मुख्यालय के साथ साथ राजस्थान राज्य की राजधानी भी है। यह समुद्र तल से 450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह राज्य के लगभग सभी जिला मुख्यालयों से रोड एवं रेल परिवहन के साधनों से लगभग जुड़ा हुआ है तथा देश एवं विदेश के बहुत से नगरों से हवाई मार्ग से भी ये सीधा जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं इसका ऐतिहासिक विकास है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। जयपुर की स्थापना सन 1927 में महाराजा स्वाई सिंह द्वितीय ने की थी। यानी जो जयपुर कस्बा है, जयपुर नगर है, उसकी जो स्थापना है 1927 में महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। इसकी स्थापना सुनियोजित तरीके से की गई। यानी जो स्वाई जय सिंह थे उन्होंने बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से जयपुर नगर की स्थापना जो है वो की थी। शिल्प कला की छाप भी इस नगर की बहुत सी इमारतों में देखने को मिलती है। कि शिल्प कला के आधार से यहाँ पर बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण इमारतें जो है वो बनी हुई हैं। जयपुर नगर गुलाबी स्थापत्य यानी कि पिंक स्कल्पचर पर आधारित है, इसलिए इसे गुलाबी नगर तथा भारत का पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जयपुर जो चार दीवारी शहर है उसके जो भीतर का जो भाग है उसमें लगभग सभी जो इमारतें हैं, सभी जो बिल्डिंग है, उनका जो कलर है वो पिंक या गुलाबी होता है, जिसकी वजह से इसे जो है गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं। और साथ में जयपुर को भारत का पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। यहां हम देख सकते हैं, ये यहां पर जो आप स्लाइड में देख रहे हैं, ये सवाई जयसिंह जी द्वितीय की मूर्ति है, ये जो कि जयपुर में स्थापित की गई है। और यहाँ पर ये जयपुर जो है सिटी है, जयपुर मेट्रो, उसकी लोकेशन जो है वो दिखलाई गई है। इसी प्रकार से इस टेबल में दिखलाया गया है 1871 से लेके 2011 तक जयपुर जो शहर है, जयपुर नगर की जनसंख्या का जो ग्रोथ है वो किस प्रकार से हुई है। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो 1871 में जयपुर शहर की जो कुल जनसंख्या थी, कुल आबादी थी, वो 1,37,887 यानी कि 1.5 लाख से भी कम जनसंख्या 1871 में थी। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2011 में ये 34 लाख को भी पार कर चुके हैं। और अब जो 2021 में जो जनगणना होगी उसमें हो सकता है कि ये जो जनसंख्या है जयपुर शहर की, ये लगभग 50 लाख के आसपास जो है वो ये हो सकती है। ये डिपेंड करेगा 2021 की जनगणना में एग्जैक्ट जो आंकड़े हैं उसमें आने पर ही। तो इस प्रकार से इस टेबल के माध्यम से हम ये देख सकते हैं और हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जयपुर जो नगर है, शहर है, उनकी जनसंख्या में लगातार जो है वो वृद्धि हुई है। अब हम देखते हैं जयपुर का जो विन्यास है, लेआउट प्लान है, वो किस प्रकार का है। यह नगर आयताकार विन्यास रेक्टेंगुलर पैटर्न लेआउट पर बसा हुआ है। इसका क्षेत्रफल शुरुआत में केवल 8 वर्ग किलोमीटर था। यानी कि जयपुर जो नगर का जो स्थापना हुई, इसको जब बसाया गया तो जो इसका जो लेआउट है वो आयताकार लेआउट या विन्यास के ऊपर बसाया गया और उस समय इसका क्षेत्रफल केवल 8 वर्ग किलोमीटर ही था। इसके चारों ओर 6 मीटर ऊंची व 3 मीटर चौड़ी दीवार से ये घिरा हुआ है। यह दीवार आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है। यानी कि जो पुराना जयपुर है उसके चारों ओर 6 मीटर ऊंची और लगभग 3 मीटर चौड़ी दीवार जो है अभी भी सुरक्षित रूप से देखी जा सकती है। इस नगर में प्रत्येक सड़क समकोण बनाती हुई अन्य सड़कों से मिलती है। यानी कि लगभग जो प्रत्येक रोड है वो समकोण बनाती हुई दूसरी रोड से ये मिलती है। नगर की चार दीवारी के पूर्वी गेट को सूरजपोल गेट, पश्चिमी गेट को चांदपोल गेट, उत्तरी गेट को ध्रुवी गेट तथा दक्षिण की ओर 2 गेट है जिनको शिवपोल तथा कृष्णपोल गेटों के नाम से जाना जाता है। यानी कि
नगर के चारों ओर जो चार दीवारी है उनके बीच बीच में बहुत सारे जो गेट बने हुए हैं जिनके अलग अलग नाम जो है वो यहाँ पर बतलाए गए हैं। इसके अलावा छठे गेट को घाट गेट के नाम से जाना जाता है, जो नगर के दक्षिणी पूर्वी भाग के कॉर्नर में स्थित है। यहां से यह मार्ग पहाड़ियों से होता हुआ आगरा की ओर जाता है। इसके अलावा भी चार दीवारी के बाहर की ओर कुछ दरवाजे या गेट बने हुए हैं, जैसे अजमेरी गेट, किशनपोल गेट, न्यू गेट आदि। नगर के दक्षिण में रामनिवास गार्डन जो है वो बना हुआ है। नगर के उत्तरी भाग के मध्य में राजा का महल बना हुआ है, जिसे 7 दरवाजों से पार किया जाता है। इस महल का मुख्य गेट त्रिपोलिया गेट के नाम से जाना जाता है, जो चौड़ा रास्ता में खुलता है। इस प्रकार नगर में छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, ज्योतिष वेधशाला, हवा महल, संग्रहालय आदि का निर्माण भी उस समय जो है वो किया गया था। यहां पर हम ये देख सकते हैं कि जो नगर के चारों ओर जो गेट या दरवाजे थे, चाहे वो सांगनी गेट हो, चाहे वो चांदपोल गेट हो, उनका जो आकार है वो देखने में इस प्रकार के जो लगते थे। और ये जो गेट है ये आज भी बहुत ही सुरक्षित है, बहुत ही ये संरक्षित है। ये इस स्लाइड में दिखलाया गया है कि 1857 में जो जयपुर सिटी है उसका जब विकास हुआ तो वो एक बहुत ही लिमिटेड और छोटे से क्षेत्र में था। उसके बाद धीरे धीरे इसका विकास हुआ और ये जो जयपुर का जो पैटर्न है वो इस प्रकार का उस समय बना। आप ये देख सकते हैं कि एकदम से वेल प्लान जो है ये उसमें बसाया गया। बहुत ही सोच समझ के नगर नियोजन के सभी सिद्धांतों को इस नगर को बसाने में लागू किया गया। यहां पर ये जयपुर का जो बीच का जो रेड कलर में दिखलाया गया है, ये पुराना जो जयपुर है जो परकोटे या चार दीवारी के भीतर स्थित है। और यहाँ पर ये जो नंबर दे रखे हैं ये अलग अलग गेट्स हैं इसके। और ये जो इसके बाहर का जो हिस्सा है, ये जयपुर के बाहर का जो हिस्सा है, ये चार दीवार के बाहर की ओर ये नई बसावट है। इनकी जयपुर के नगरीय विकास के बाद धीरे धीरे यहाँ बाहर की ओर नई कॉलोनी जो है वो विकसित होती गई। इसी प्रकार से इस स्लाइड में भी जो चार दीवारी है जयपुर की, उसमें जो अलग गेट्स बनाए हुए हैं और किस प्रकार से वहां का स्ट्रीट का लेआउट था, स्ट्रीट की जो प्लानिंग थी, वो स्पष्ट रूप से हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कि बहुत ही वेल प्लान और नियोजित तरीके से जयपुर नगर की जो बसावट है उस समय की गई थी। यहां पर हम ये देख सकते हैं इस स्लाइड में कि ये इसला और सरगासुली है जो आज भी बहुत ही सुरक्षित और संरक्षित है। यहां पर ऊपर ये जयपुर का हवा महल है जो कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटक की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्डिंग है। और यहाँ पर ये एल्बर्ट जो आजकल म्यूजियम बना हुआ है, ये इसको दिखलाया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से उस समय ये बनाए गए थे। अब हम देखते हैं जयपुर का विकास और विस्तार किस प्रकार से हुआ, एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट। नगर का विस्तार 1881 के पश्चात चार दीवारी के बाहर की ओर होना लगभग जो है वो प्रारंभ हो गया था। कि 1881 के बाद में चार दीवारी के बाहर की ओर जो है नई कॉलोनी या नगर का जो फैलाव है वो होना प्रारंभ हो गया था। नगर के उत्तरी पूर्वी भाग में अरावली की पहाड़ियों का विस्तार होने के कारण इसका जो फैलाव है वो दक्षिण पश्चिम की ओर समतल मैदान में होने लगा, क्योंकि उत्तर पूर्व में पहाड़ी भाग होने की वजह से रुकावट वहां उत्पन्न होगी और उस रुकावट की वजह से उत्तर पूर्वी भाग में इसका जो फैलाव है, इसका जो विकास है वो नहीं हो पाया। जबकि जो मैदानी भाग है, दक्षिण पश्चिम का जो भाग है, जहां पर समतल मैदानी भाग है, वहां पर इसका जो फैलाव या इसका जो विस्तार है वो धीरे धीरे होने लगा। सर मिर्जा इस्माइल के इस राज्य के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात नगर का जो विकास है बाहरी भाग में बहुत ही तेजी से प्रारंभ हुआ। और जो एमआई रोड का जो आपने नाम सुना होगा, वो एमआई रोड जो है सर मिर्जा इस्माइल के नाम से ही रखा गया, क्योंकि एमआई रोड और नगर का जो बाहरी जो विस्तार है, एक्सपेंशन की जो प्लानिंग है वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। 1952 में 5 नगर नियोजन की योजनाएं आवासीय योजनाओं के विकास के लिए शुरू की गई थी। 1952 में 5 जो नगरीय विकास की योजनाएं थी वो भी इस कस्बे में जो वो प्रारंभ की गई थी।
यहां पर हम ये देख सकते हैं कि 1947 में नगर का जो स्वरूप है उसका लेआउट किस प्रकार का था, और यहां पर इस मानचित्र में दिखलाया गया है 1727 से लेके और वर्तमान तक का जो नगर का जो विकास है वो किस प्रकार से अलग अलग समय में जो हुआ और किस प्रकार से नगर का जो विस्तार है वो बाहर की ओर तेजी से हुआ और एक ये छोटे से नगर से एक महानगर के रूप में ये विकसित हो गया। इन्हीं आवासीय योजना के कारण से इन योजनाओं में ए योजना में आदर्श नगर, बी योजना में मोती डुंगरी और टोंक रोड के बीच का क्षेत्र, सी योजना में अशोक नगर, डी योजना में न्यू कॉलोनी तथा बनी पार्क के रूप में इन आवासीय योजनाओं का जो है वो विस्तार और विकास हुआ। सिविल लाइन का विकास भी इसी समय हुआ। 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिस स्थान पर हुआ वहां पर बापू नगर तथा गांधी नगर कॉलोनी का विकास किया गया। कि 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर में बापू नगर और गांधी नगर क्षेत्र में हुआ था और बाद में यहीं पर जो है बापू नगर और गांधी नगर कॉलोनी जो है के रूप में इस क्षेत्र को विकसित किया गया। राजस्थान के पूर्ण राज्य बनने पर जयपुर को राज्य की राजधानी बनाया गया। तत्पश्चात इसका विकास बहुत तेजी से प्रारंभ हुआ। चार दीवारी से घिरे पुराने जयपुर से इसका क्षेत्रफल जो है वो कई गुना बढ़ चुका है। यानी कि चार दीवारी में जितना इसका क्षेत्रफल था उससे कई गुना ज्यादा इसका क्षेत्रफल जो है वो चार दीवारी से बाहर की ओर इसका विस्तार जो है वो हो चुका है। यहां इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से 1850 से लेके 2020 तक जयपुर जो नगर है उसका विस्तार हुआ। यहाँ ये स्लाइड में बीच में आप देखेंगे छोटा सा एरिया यहाँ पर दिखलाया गया वाल सिटी का, और धीरे धीरे ये बढ़ता बढ़ता 2002 तक जो है ये बहुत बड़े क्षेत्र में जो है इसका जो विस्तार जो है वो तेजी से हुआ। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अर्बन ग्रोथ का जो पैटर्न है वो जयपुर शहर में बहुत तेजी से और बहुत ही शीघ्रता से प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार से जो लैंड यूज पैटर्न है वो भी इस स्लाइड के माध्यम से दिखलाया गया है कि किस प्रकार से कौन सा हाई डेंसिटी वाला क्षेत्र है, कौन सा मीडियम डेंसिटी वाला क्षेत्र है, कहां पर पार्क है, कहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, कहां पर प्लांटेशन है, कहां पर रेलवे स्टेशन है। इस प्रकार से इस स्लाइड में ये सब जो है वो दिखलाया गया है। अब हम देखते हैं कि जो जयपुर है, जयपुर कस्बा है, उसमें भूमि उपयोग के आधार पर उसको आकारिकी के हिसाब से उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। पहले के वीडियो में बताया गया था आकारिकी से हमारा तात्पर्य क्या है, मॉर्फोलॉजी से हमारा तात्पर्य क्या है। उसमें बताया कि मॉर्फोलॉजी से हमारा तात्पर्य कि नगर के जो भीतर का जो क्षेत्र है उसका आकार किस तरह का है और उसमें किस तरह का जो अलग अलग जोन्स में विकास हुआ है। तो यहां पर हम देखेंगे जयपुर जो है वो निम्न वर्गों में मॉर्फोलॉजी के आधार पर या आकारिकी के आधार पर उसको बांटा जा सकता है। पहला है रिहायशी क्षेत्र, रेजिडेंशियल जोन, यानी कि जयपुर में जो एक बहुत सारे एरिया में ऐसी जोन है जो केवल आबादी वाला क्षेत्र है, रिहायशी क्षेत्र है। दूसरा है व्यापारिक क्षेत्र, यानी कि बहुत सारा एरिया ऐसा भी है जो कि कॉमर्शियल या व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तीसरा है औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल जोन। इसी प्रकार से फोर्थ नंबर का है प्रशासनिक क्षेत्र, यानी कि जहां पर गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट सरकार के जो ऑफिसेज है वो बहुत सारे बने हुए हैं। अगर आप जयपुर के बाहर सचिवालय के आसपास जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि पूरे गवर्नमेंट के ऑफिसेज लगभग उनका जमाव जो है वहीं पर है। इसके अलावा बनी पार्क में आप जाएंगे तो मिनी सचिवालय है, वहां पर भी गवर्नमेंट के बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो प्रशासनिक जो जोन है वो जयपुर में कई भागों में जो है बटा गया, अलग अलग जोन से उसके। इसी प्रकार से शिक्षा क्षेत्र है या एजुकेशन जोन है, इसमें जो शिक्षा क्षेत्र के से तात्पर्य है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेज हो, वो एक पर्टिकुलर बहुत सारे एरियाज में जो है जोन के रूप में विकसित जो है वो हुई है। जैसे अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसके आसपास का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो एजुकेशन जोन के रूप में ही विकसित हुआ है। इसी प्रकार से जयपुर के बाहर की ओर बहुत सारे
क्षेत्र हैं वर्तमान में जो एजुकेशन जोन के रूप में जो है वो विकसित हुए हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है धार्मिक एवं मनोरंजन के क्षेत्र, रिलीजन एंड एंटरटेनमेंट जोन, यानी कि जयपुर के अंदर और बाहर ऐसा बहुत सारा क्षेत्र है, बहुत सारे जोन है जो कि एंटरटेनमेंट के रूप में ही उसका जो विकास है वो हुआ है। नेक्स्ट है परिवहन क्षेत्र, ट्रांसपोर्टेशन जोन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जोन के रूप में भी जयपुर में जोन जो है, कई जोन जो है उनका विकास जो वो हुआ है। इसी प्रकार से जो मेडिकल क्षेत्र है, मेडिकल जोन है, चिकित्सा क्षेत्र है, उसमें भी जयपुर में बहुत सारे नए जोन्स का को हम देख सकते हैं। सवाई मानसिंह जो हॉस्पिटल उसके आसपास का क्षेत्र, इसी प्रकार जगतपुरा में बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, तो मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारे जो जोन्स है उनका जो विकास है वो जयपुर में हुआ है। और इसके अलावा अन्य जो क्षेत्र हैं वो भी जयपुर में हम इजीली देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अर्बन मॉर्फोलॉजी के आधार पर या नगरीय आकारिकी के आधार पर जयपुर को मोटे मोटे रूप में इन 9 जोन्स में हम जो है वो बांट सकते हैं। और इसी प्रकार से चाहे वो राज्य के हो, चाहे वो देश के हो, दूसरे छोटे या जो बड़े नगर हैं, कस्बे हैं, महानगर हैं, उनको भी इस तरह से जोन में बांट के उनकी जो स्टडी है वो की जा सकती है। यहां हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो 2018 में जो है जयपुर का जो भूमि उपयोग है वो यहां इस मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं। और इसी प्रकार से जो अब लेटेस्ट में जो मॉडर्न जयपुर का जो विकास है उसमें यहां पर ये वर्ल्ड ट्रेड पार्क का भी विकास यहां पर हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे जयपुर सिटी का आकारिकी की दृष्टि से या नगरीय विस्तार की दृष्टि से विकास और विस्तार हुआ है, वैसे वैसे नए नए क्षेत्रों का विकास हुआ है। और जो आकारिकी के हिसाब से जो लैंड यूज पैटर्न है उसमें भी बहुत ज्यादा बदलाव जो है वो देखने को मिला है। इसी प्रकार से जो मॉडर्न जयपुर है उसमें हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से मेट्रो रेलवे लाइन है, या जो नई टाउनशिप है, या जो जगतपुरा की ओर जाने वाली जो ये एक पहाड़ों के नीचे सुरंग बना के रास्ता बनाया गया, यानी कि जयपुर में विकास के दृष्टि से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और उसी के आधार पर जो नगरीय आकारिकी है, नगरीय संरचना है या अर्बन मॉर्फोलॉजी है, उसमें भी बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। तो इसी प्रकार से दूसरे नगरों का अध्ययन भी आप जो है नगरीय आकारिकी के आधार पर कर सकते हैं। इसी के साथ में ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इस टॉपिक से संबंधित आपको कुछ और डिटेल में स्टडी करनी है तो आप इनमें से किसी भी बुक्स की स्टडी जो है वो कर सकते हैं। आपको इस टॉपिक संबंधित कोई भी पीडीएफ नोट चाहिए तो आप यहाँ पर ये गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, माई बुकलो ऐप, और उस ऐप की सहायता से आप इन टॉपिक्स के पीडीएफ नोट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को आप पूरा देखिए। और साथ में इस टॉपिक से संबंधित जो दूसरे वीडियो भी अपलोड किए गए हैं उनको भी आप अवश्य देखिए। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।